इंटरेस्टिंग फटाफट। Linear Programming Part 1। हेलो फ्रेंड्स, कॉस्टिंग फटाफट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये आपके फाइनल एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स को कवर करता है, और मेरे हिसाब से प्रोफेशनल कोर्स में 4 से 6 नंबर अगर कोई चैप्टर कवर करता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस चैप्टर के साथ एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है कि ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग इसको छोड़ देते हैं और हम लोग दूसरा अटेम्प्ट कर लेंगे सेक्शन सी में। तो मेरा कहना है कि इसको बिल्कुल भी मत छोड़े, एंड आई अश्योर यू कि ये बहुत आसान सा चैप्टर आपको लगेगा। दूसरा, कई बार स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं कि उनको ये चैप्टर पूरी तरह से आ गया है, बट उसमें से कभी थ्योरेटिकल पार्ट में 3 मार्क्स में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको सिंप्लेक्स मेथड के कंटेक्स्ट में लिखिए, तब जो आंसर एग्जामिनर हमसे चाहता है वो एक्सपेक्टेड आंसर हम नहीं लिख पाते हैं, या वो हमसे पूछता है कि किस तरह के एलोकेशन प्रॉब्लम्स में लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। और पहले, जैसा कि हमेशा मैं अपने चैनल पर ये कहता हूं कि कोई भी चीज जो करे उसको ये मत मानकर करे कि सिर्फ ये एग्जाम में के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसको ये मानकर करे कि उसका कंसेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा क्लियर रहना चाहिए, चाहे वो एग्जाम में 4 मार्क्स में आए या 6 मार्क्स में आए, या कहीं भी आगे आप जब जाएंगे जॉब करेंगे तो या क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब तक हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं या क्या इसका यूज है, तो कहीं ना कहीं पढ़ते समय मेरे दिमाग में ये जरूर रहता है, यार जब इस चीज का कोई यूज ही नहीं है, हमको पता नहीं है, यूज नहीं है, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत खराब स्टेट होती है आपके इंटरेस्ट को पढ़ाई के प्रति कम करने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए लीनियर प्रोग्रामिंग। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है कि ये कब यूज होगा, क्या है। तो थोड़ा सा बेसिक्स में चलते हैं। हम सब लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, और इकोनॉमिक्स में एक जगह आकर ये लिखा था कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज 2 तरह के हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और एक आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं। ये रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, और फिर उसकी डेफिनेशन में निकल के आया था कि जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उनका बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और जब हम बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर पहुंचते हैं तो मेरे दिमाग में अपने आप ही आ गया कि सर ये तो हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कहीं पढ़ा था। और जब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस आप लोग देखेंगे उसमें पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स ने हमको ये तो बताया कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए इस बात को कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया गया कि हमको उसमें कैसे ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। तो
इन रिसोर्सेस का बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो उसको कैसे करना है, उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और इस जब रिसोर्सेस को यूज कर रहे होते हैं तो उन रिसोर्सेज में दो तरह की चीजें जो हमने पढ़ी हैं। जब हम बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमको समझाया कि हमको कैसे बेस्ट और ऑप्टिमम यूज करना चाहिए, बट उन प्रॉब्लम्स के लिए बताया जो इक्वालिटी के नेचर में है, आप बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, इक्वालिटी के नेचर में है। आप याद करें कि हम लोग जब प्रोडक्ट मिक्स पढ़ते हैं और उस प्रोडक्ट मिक्स में मटेरियल हमारा लिमिटिंग फैक्टर होता है, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर का मतलब वो मेरे पास लिमिटेड है बट हमको पता होता है वो कितना है। हमने कैसे पढ़ा कि जो हमारे पास मटेरियल है दैट इज 20,000 kg, चाहे हम एक प्रोडक्ट बनाए, चाहे हम दो प्रोडक्ट बनाए, चाहे हम 3 प्रोडक्ट बनाए। मैंने कहा एक फैक्ट्री है जो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है और उन प्रोडक्ट्स में जो मटेरियल लगता है वो सेम मटेरियल लगता है, लेकिन हमको ये पता है कि इन तीनों में जो यूज होने वाला मटेरियल है वो 20,000 kg ही यूज होगा। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड इक्वालिटी प्रॉब्लम। इसका मतलब जो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में टेक्निक्स यहां तक पढ़ के आए दैट इज फॉर इक्वालिटी। अब जब इक्वालिटी की बात आई तो मेरे दिमाग में आया कि सर अगर इक्वालिटी कह रहे हैं तो इनइक्वालिटी जैसा भी कुछ होता होगा। अब इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, आइदर इट इज लेस देन, आइदर इट इज मोर देन। अब ये दोनों से समझेंगे, हम इधर से बात करें देन इट इज ग्रेटर, हम इसको और आसान कर दें, एक्स और वाई दो चीजें हैं, ये ग्रेटर देन है या एक्स और वाई लेस देन है या एक्स और वाई इक्वल टू है, then this problem relates to equality, and these two problem relates to, अब हम अपनी ट्रेन को यहां से ले आएंगे घुमाते हुए लाएंगे, related to inequality। और यहां पर आकर जो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में टेक्निक्स पढ़ते हैं प्रोडक्ट मिक्स को निकालने की, वो यहां पर यूज नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जब भी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम होगी, इन दैट केस वी यूज लीनियर प्रोग्रामिंग। दिस इज वन ऑफ द यूज, ये एक उसका, इसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का भी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन किस तरह की प्रॉब्लम्स में, वो हमारे जब उसमें इनइक्वालिटी हो। इसका मतलब इक्वालिटी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स निकालने के लिए हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम होगी तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में चलेंगे। इसका मतलब अब हम शुरू से एक बार देखें, जब भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए उनका बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए दो केसेस, अगर वो इक्वालिटी है, अगर वो इनइक्वालिटी है। अगर इक्वालिटी है तो सिंपल कॉस्टिंग के मेथड्स में चले जाएंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में हम लोगों ने पढ़ा कैसे हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से काम करते हैं, वहां से हम इसको करेंगे। अगर वो इनइक्वालिटी है तो उस केस में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? पहला, कुछ मैं डेफिनेशंस लिखता हूं
क्योंकि हम लोग स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मैं इसको बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस डिसीजन से कैसे ये हेल्पफुल है और कैसे ये रिलेटेड है इस बात तक पहुंचेंगे। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसको अगर हमने इतना पढ़ा यहां तक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? इज एन एलपी लिखता हूं मैं, लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल, क्योंकि यहां पर इक्वेशन आ गई, मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ठीक, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है किसकी? ऑपरेशन रिसर्च की। अब आप बोलेंगे सर मैथमेटिकल तो समझ में आ गई क्योंकि इसमें इक्वेशन की बात है, इस लीनियर का क्या मतलब है? अभी हम लोग ये भी समझेंगे। अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज क्या है, लीनियर और प्रोग्रामिंग का। इसका मतलब पहली डेफिनेशन के हिसाब से ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज रिमेन द सेम, दैट इज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस डेफिनेशन को भी हम लोग इस ऑब्जेक्टिव से जोड़ सकते हैं। डेफिनेशन कोई भी, ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम। इस मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टेक्निक। मैथमेटिकल टेक्निक क्यों? क्योंकि इसको इक्वेशन फॉर्म में है जहां पर इनइक्वालिटी है और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। और ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ये एक डेफिनेशन हो गई। अब इसी में ही बढ़ा दें, which can be expressed in। अब वो जो लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है उसको कैसे एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन, बाय यूजिंग linear equation of inequality। इसका मतलब ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को करने के लिए किया जाता है, और जिसको कि हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जहां पर इनइक्वालिटी होती है। हाँ? तो ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग जब क्वेश्चन पर आएंगे पूछूंगा किस लिए होती है? बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए होती है। कब होती है? जब इनइक्वालिटी है। क्या है ये? मैथमेटिकल टेक्निक है। ये किस फॉर्म में होती है? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। अब आप कहेंगे सर रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज है? रियल वर्ल्ड में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको करेंगे। इसको पढ़ने के बाद में मैं इसको हटा देता हूं। दो तरह के हमारे जीवन में आपने सुना होगा, फ्यूचर होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है। और जो पास्ट है इसका मतलब वो गुजर चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो होने वाला है। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर दो चीजें, वन इज सर्टेनिटी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सर्टेन होंगी, एंड वन इज अनसर्टेनिटी। तो जो सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं, सर्टेन मतलब जिनका आउटकम हमको पता है, जिनका रिजल्ट हमको पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो सर्टेनिटी हो गई। और जिन चीजों के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है,
या इंफॉर्मेशन, अब अनसर्टेनिटी की दो पार्ट हो गए, पास्ट डेटा इज अवेलेबल और खतरनाक, पास्ट डेटा इज नॉट अवेलेबल। अब अनसर्टेनिटी है तो ये तो हम समझ गए कि आगे प्रॉब्लम होगी, और हम ह्यूमन बीइंग है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, ऐसा मैं मानता हूं, सबको दी है, तो हम ये चाहेंगे कि हम उसमें जो अनसर्टेन है, जो रिस्क हो सकता है, अगर कोई चीज अनसर्टेन है तो रिस्क भी होगा, और अगर रिस्क है तो हमारा पर्पस क्या होगा, उसको मिनिमाइज करना। अगर अनसर्टेनिटी है तो रिस्क भी होगा, और रिस्क होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मिनिमाइज। अब जब हम मिनिमाइज करने की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन पहले की अवेलेबल है, या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर पास्ट अवेलेबल है तो भी मेरे पास थोड़ा बेस है जिससे मैं उसकी अनसर्टेनिटी से होने वाले रिस्क को कम कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास और ज्यादा रिस्क है और एनालिसिस की जरूरत है। तो जब भी अनसर्टेनिटीज होती हैं और जब भी सर्टेनिटीज होती हैं, तो हमने देखा किस तरह से तो जब सर्टेनिटीज हैं तो ये क्वांटिफाइड है, हम बता सकते हैं, अनसर्टेनिटीज है तो ये अनक्वांटिफाइड है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन अंडर सर्टेनिटीज। पहला, व्हेन ऑल कोर्सेज ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन, but it is also useful when there is uncertainty। और दूसरा, with constraint। कंस्ट्रेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, लिमिटेशंस के साथ में। जैसे आजकल चाइना बॉर्डर पर बहुत टेंशन है और हम सब लोग बैठे हुए ये राय देते रहते हैं, आप वॉर कर देनी चाहिए, यहां से मार देना चाहिए, वैसे भेज देना चाहिए, लेकिन वहां की सिचुएशन को देखें, क्या कंस्ट्रेंट है। हिली एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत होती है, वेदर बहुत खराब होता है, अनसर्टेन होता है, ठंडा होता है, साथ में लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, साथ में आइसबर्ग आ जाते हैं, बर्फीले तूफान आ जाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां चाइना हाइट पर है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम हाइट पर हैं, तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं, और उन सारे कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को जब बनाया जाता है, उसमें भी लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्पफुल होती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन, इन मिलिट्री डिसीजन, इन एग्रीकल्चर डिसीजन। तो जहां पर भी कंस्ट्रेंट होंगे या कंस्ट्रेंट के साथ सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी होगी, उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट। अभी हम लोगों ने इनइक्वालिटी की बात करी थोड़ी देर पहले, तो उसको पहले समझें कि सर ये कहां अराइज होगी। मान लीजिए आप पेशेंट हैं और डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि इनके शरीर में प्रोटीन की कमी है। मान लेता हूं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, प्रोटीन, और हमको शरीर में चाहिए क्या होता है, प्रोटीन चाहिए होगा, विटामिन चाहिए होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होंगे, और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हमारे शरीर में क्या डेफिशिट बताई गई, प्रोटीन।
तो हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि सर कितना प्रोटीन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा 100 होना चाहिए। टेस्ट कराने पे पता चला कि हमारे में 90 है। कितना कम है? 10 कम है। अब हमको इसको पूरा करना है। अब जब हमारे पास बाकी विटामिन अप टू द मार्क है, कार्बोहाइड्रेट्स भी अप टू द मार्क है, लेकिन विटामिन प्रोटीन कम है, तो हमने सोचा चलो एक फ्रूट खा लेते हैं जो फुल ऑफ प्रोटीन है, जो फुल ऑफ प्रोटीन है, बिल्कुल ताकतवर बढ़िया। सुबह जैसे ही खाया आपको लगा हाँ हमने खाया, जैसे ही आपने इसको खाया आपका प्रोटीन तो बराबर हो गया बट विटामिन बढ़ गया। अब क्या होगा? प्रोटीन कम दिक्कत करेगा, विटामिन ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गए। अब इस तरह की प्रॉब्लम में इक्वालिटी नहीं हो सकती कि हम सेब का कुछ ऐसा हिस्सा काटे जिसमें सिर्फ विटामिन विटामिन हो, कि हमने सेब का ऊपर का हिस्सा खाया तो विटामिन है। ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे पास जो एप्पल है इतने में विटामिन है, इतने में ये है, इतने में ये है, तो हम ऊपर का हिस्सा खा लें। अब ये प्रॉब्लम क्या है? इनइक्वालिटी है। हम कोई चीज आएंगे, कुछ बढ़ाएंगे, कुछ कम करेंगे, तो इसमें ये इनइक्वालिटी होगी। अब इतनी देर पे सुनने के बाद ये बात समझ में आई कि what is the advantage of linear programming, that it is used to analyze numerous economic, social, military and industrial problems। जहां भी रिसोर्सेज होंगे, और जो रिसोर्सेज जैसे इकोनॉमिक्स रॉबिन्स ने कहा था वो हमेशा ही लिमिटेड होते हैं, और जहां वो लिमिटेड होंगे, जहां पर कंस्ट्रेंट होंगे, जहां इनइक्वालिटी होगी, उन सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, मिलिट्री प्रॉब्लम हो, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम हो, उन सबको सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। या जहां पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, जो भी मैंने इससे पहले बोला वो सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, और उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। इस लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एंड डुअलिटी मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। जब एग्जाम में कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल आया या थ्योरेटिकल, तो मैं थ्योरेटिकल आंसर कभी भी टू द पॉइंट नहीं होता है अगर हमने उसको ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है। और इस तरह की जो 3 नंबर के 2 नंबर के शॉर्ट नोट होते हैं, ये नुकसान बड़ा पहुंचाते हैं, जबकि इनमें थोड़ी सी मेहनत से बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर टू द पॉइंट आंसर चाहता है। इसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज सिंप्लेक्स मेथड, and third one is duality। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कब कौन सा मेथड यूज होना चाहिए, करना चाहिए। बट इन मेथड्स को सॉल्व करने से पहले, चूंकि इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है, तो इसका फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन, अब ये इक्वेशन इक्वालिटी की भी हो सकती है, इक्वेशन इनइक्वालिटी की भी हो सकती है। इसका मतलब सॉल्व करने तो तब जाएंगे जब हम
इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। तो इसका मतलब पहला स्टेप क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन। और उस इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ग्राफिकल, सिंप्लेक्स और डुअलिटी मेथड है। और हम लोग जब मेथड सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कब यूज करना चाहिए। तो आज हम लोग ग्राफिकल पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब केवल दो वेरिएबल्स हों, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही 2D डायमेंशन में, 3D की बात नहीं कर रहे हम लोग। 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसका मतलब जब भी 2 वेरिएबल की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, एक्स और वाई है, कंस्ट्रेंट कितने भी हो बट वेरिएबल्स दो ही होंगे। कंस्ट्रेनिंग इक्वेशंस कितनी भी हो, वेरिएबल्स जो है वो केवल दो ही होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझें। कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन कितनी भी हो सकती है बट वेरिएबल दो ही होंगे, सिर्फ दो ही होंगे। तभी हम ग्राफिकल मेथड से इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऑप्टिमम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट? फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन। कैसे हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। इन इक्वेशन को फॉर्म करने से पहले कोई भी काम हम जब करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा यहां पर। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करने का भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करने का भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ये आप समझते हैं। अगर हम बिजनेस डिसीजन की बात कर रहे हैं तो मटेरियल की बात कर रहे होंगे। मटेरियल होगा तो कॉस्ट होगी, कॉस्ट होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रेवेन्यू होगा, रिसोर्सेज यूज होंगे। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में है और वहां क्या रिसोर्सेज है और वहां का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस डिसीजन की, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो हम मिनिमाइज करना चाहेंगे क्या? हम मिनिमाइज करना चाहेंगे कॉस्ट को। मैक्सिमाइज क्या करना चाहेंगे? हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे प्रॉफिट को। इसका मतलब किसी भी सवाल में इक्वेशन को फॉर्म करने से पहले हमको उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता होना चाहिए। करेक्ट? इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट से रिलेटेड कोई चीज दे रखी है, देन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर सवाल प्रॉफिट की तरफ लेकर जा रहा है, प्रॉफिट से रिलेटेड बातें कर रहा है, जरा 2 गुण जिंदगी की मैं इसमें डाल दूं, क्योंकि इसकी जिंदगी रहेगी तो ये हेल्प करेगा लिखने में, और हेल्प करेगा लिखने में तो आपको भी फायदा रहेगा, और मैं आप तक अपनी बात को ज्यादा काले रंग से, ज्यादा अच्छे तरह से आप तक पहुंचा सकूंगा। तो इसका मतलब अगर मिनिमाइज कॉस्ट की बात करेगा, then objective function would be to minimize। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट से रिलेटेड बात है, then objective function is to minimize। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम डिनोट करेंगे z से। किससे डिनोट करेंगे? z से। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है और उस कॉस्ट से रिलेटेड है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? z min। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज। अगर हम प्रॉफिट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज, देन इट इज z max, दिस इज z min। तो इसका मतलब पहला क्या फॉर्म करना है हमको स्टेप? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। सेकंड क्या ध्यान रखना है? कंस्ट्रेनिंग इक्वेशंस, कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन, इसको हम ब्रैकेट लेते। कंस्ट्रेंट क्या है इसको ध्यान में रखेंगे।
कंस्ट्रेंट मतलब क्या बाधाएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, उन पर कंस्ट्रेंट्स। तो हमारा पहला काम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फ्रेम करना, दूसरा काम है कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन को फॉर्म करना। अब कॉस्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल 20,000 केजी ही अवेलेबल है, लेबर आर 10,000 घंटे ही अवेलेबल है, मशीन आवर्स 5,000 घंटे ही अवेलेबल। मेरी भाषा पर ध्यान देंगे, ही बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास 5,000 आवर्स से ज्यादा मशीन वर्क नहीं कर सकती है। दिस इज अ लिमिटेशन, दिस इज अ कंस्ट्रेंट। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी सारी पॉलिसीज, सारा स्ट्रक्चर, सारी स्ट्रैटेजीज तैयार करनी होंगी। तो हमारा दूसरा काम है कंस्ट्रेनिंग इक्वेशंस को बनाना। अब ये मत अभी दिमाग में लाएंगे सर कैसे बनेगी, अभी हम लोग बनाएंगे। एंड थर्ड वन इज नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन का मतलब है हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या तो बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे, माइनस तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब उसकी यूनिट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब जब हम फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फॉर्मुलेशन की, तो पहला काम होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाना, दूसरा काम होगा कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन को फॉर्म करना, और तीसरा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन का ध्यान रखना। तो अब हम लोग देखेंगे किस तरह से। एक एग्जाम्पल से मैं शुरू करूंगा। मैं यहां से ये सब चीजें हटाता हूं। अब हमको क्या काम करना है, 3 चीजें बनानी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। बट उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम को आपके सामने लाता हूं और फिर उससे हम लोग चलेंगे। एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है जो प्रोडक्ट ए बनाती है और प्रोडक्ट बी बनाती है। अभी हम केवल 2 ही प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए बनाते हैं और प्रोडक्ट बी बनाते हैं। इस प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट को बनाने में, इस प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट को बनाने में 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है और प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट को बनाने में 3 kg ऑफ। अब यही प्रॉब्लम जो मैं बोल रहा हूं ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है। कंपनी X is manufacturing 2 types of products A and B, and to produce a product A we require 2 kg of material per unit, and similarly for product B इस तरह से लिखा होगा। Similarly labor are required, इसको बनाने में लेबर आर भी लगते हैं, 4 आवर लेबर आर लगते हैं और इधर 2 आवर्स की लेबर आर लगते हैं। 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, इसके 2 घंटे लगते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है और इनसे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पर यूनिट 20 रुपए है और 19 रुपए। जो प्रॉफिट पर यूनिट है 20 रुपए पर यूनिट है और 20 से इसको 18 कर देते हैं, नहीं अच्छा लग रहा, 15 कर पर यूनिट है। लेकिन वो कह रहा है यहां तक सब बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने बीच में सवाल में डाला मेरे पास केवल 20,000 kg ऑफ मटेरियल ही अवेलेबल है। अब अगर ये नहीं देता तो हम क्या सोचते हैं, यार यही वाला बनाया जाएगा प्रोडक्ट ए, इसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, लग के सब भाई बहन मिलके इसको बना डालेंगे कस के। लेकिन जब तक हम सोच ही रहे थे पीछे से आवाज आई, भैया केवल 20,000 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल है और ये मटेरियल दोनों ही प्रोडक्ट्स में लगता है। इसी तरह लेबर आर भी हमारे पास 16,000 आवर्स अवेलेबल है। अब लिमिटेशन होंगे, ये क्या हो गए, दीज आर लिमिटेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बनाते चले जाते, जितना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इस इक्वेशन को दिया हुआ, आप बताओ
कि प्रोडक्ट ए की और प्रोडक्ट बी की कितनी कितनी यूनिट बनाए। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इतना क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन में लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाउ मच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड हाउ मच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज टू बी प्रोड्यूस्ड। कितनी यूनिट हम बनाए so that we can maximize our profit. R का मतलब कंपनी, so that company can maximize our profit keeping in mind material and labor, और इनका भी पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। जिसको बोलते हैं ना मजा आ गया, बिल्कुल आखिरी तक उसको यूज कर डाला, बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूज। अब ये क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछा है कि कितनी यूनिट हम बनाए ए और बी की। तो यहां हमने लिखा एज्यूमिंग दैट। अब इस सवाल को जब तक इक्वेशन नहीं फॉर्म करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं फॉर्म करेंगे, तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और कोई तरीका भी हमारे पास नहीं है। दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दिस इज इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। अब आप बोलेंगे कैसे इनइक्वालिटी है? जरूरी नहीं है इसकी यूनिट बनाए तो पूरा 20,000 खर्च हो जाए। ये तय है कि 20,000 से ज्यादा नहीं लगेगा, बट ये तय नहीं है कि 20,000 से कम हो सकता हो 19,999 लगेगा। क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे, यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट या तो पूरा बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो एज्यूमिंग दैट कि हम प्रोडक्ट ए की x यूनिट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट बी की हम y यूनिट्स बनाएंगे। तो यहां हमने कर दिया x यूनिट और y यूनिट। फिर मेरी बात सुन ले, हम इसकी x बनाएंगे, इसकी y बनाएंगे, दोनों बनाने पर 20,000 एग्जैक्टली नहीं खर्च हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन 20,000 से ज्यादा खर्च नहीं होगी। अब आए हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। तो हमने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z मैक्स, क्योंकि इसने क्या बात करी है? प्रॉफिट की, और हर आदमी चाहता है प्रॉफिट मेरा बढ़े, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z मैक्स। कितना प्रॉफिट है एक यूनिट पर? 20 रुपए का, और हम कितनी यूनिट्स बनाने जा रहे हैं? x यूनिट्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20x। y की प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 15, और यूनिट कितनी बनाने जा रहे हैं? y प्लस 15y। तो ये एक इक्वेशन बन गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z max इज इक्वल टू 20x प्लस 15y। दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी। बट जब हम कंस्ट्रेंट आएंगे, कंस्ट्रेंट क्या है? ये दोनों कंस्ट्रेंट है, यही दोनों हमको रोक रहे हैं पैसा कमाने से। तो हम एक यूनिट में कितना मटेरियल लगता है? 2 kg। कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? x। तो क्या हो जाएगा? 2x। b की 3 kg यूनिट y, 2x प्लस 3y। सारा मटेरियल इसमें आ गया, जो भी लग सकता है। शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 20,000। इसको हम लोग 5 कर देते हैं, डिवाइड करने में थोड़ा आसानी रहेगी। आप लोग एग्जाम में मत कर देना, सर ने कहा था जो आए जहां 3 लिखा हो बिगाड़ के 5 कर दो। इसका मतलब x प्रोडक्ट ए की x यूनिट बनाई, एक यूनिट में 2 kg लगता है, तो 2x मटेरियल इसमें चला गया, 5y मटेरियल यहां चला गया। शुड ऑलवेज बी या तो 20,000 होगा या 20,000 से कम होगा, 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। है ये इनइक्वालिटी? किसी को लग रहा हो सर 20,000 खर्च होंगे? बेटा नहीं होगा। एक शीट लेंगे घर पर, हाँ, और उस शीट में छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। देखिए कभी होगा पूरा पेपर कट हो जाएगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी, और कभी ऐसा होगा साइज डिफरेंट होगा तो पूरे पेपर में कुछ वेस्टेज भी निकलेगी। तो शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 20,000। सिमिलरली फॉर लेबर, x यूनिट बना रहे हैं, इसमें 4 घंटे लगते हैं, तो 4x प्लस 2y शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 16,000।
ये हमारी दो क्या हो गई, कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन, क्या हो गई, इनइक्वालिटी। इसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉन नेगेटिविटी, x and y should always be greater than or equal to 0। अरे ये हो सकता है बाद में तय कि देखो हम प्रोडक्ट A बनाएंगे B नहीं बनाएंगे, तो B 0 हो सकता है, लेकिन दोनों या तो बनाएंगे या दोनों नहीं बनाएंगे, या एक बनाएंगे एक नहीं बनाएंगे, लेकिन कभी भी वो निगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको लिखा गया नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एक छोटी सी प्रॉब्लम में, छोटी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये मटेरियल कम है भाई, लेबर कम है, लिमिटेड है, तो कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं इक्वेशन को, दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन। तो पहला काम हमने कर लिया कि इन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट अ इक्वेशन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो कौन सा मेथड लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में, कहां यूज होती है, किस तरह के प्रॉब्लम से यूज होती है, रिस्ट्रिक्शंस के केस में है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका ऑब्जेक्टिव है, इनइक्वालिटीज की बात करी, मेथड्स की बात करी, और ग्राफिकल मेथड में कब लगता है, जब दो ही वेरिएबल होंगे, कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन कुछ भी हो तो ही लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इक्वेशन, एक और क्वेश्चन, उसको और बड़ा क्वेश्चन, और उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। टिल देन, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स जरूर दें। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी हो, कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूं रैंडम सिलेक्शन करके चैप्टर्स को पढ़ें, सवाल को सॉल्व करें। मन मत बनाने की आज हम मार्जिनल लगाएंगे तो मार्जिनल के 25 क्वेश्चन लगाए जाएंगे। एक मार्जिनल का लगाइए, एक ऑपरेशन रिसर्च का लगाइए, एक उधर ट्रांसपोर्टेशन लगाइए, बैच कॉस्टिंग का लगाइए, डिफरेंट रैंडमली सेलेक्ट करिए, तब आपका दिमाग उसको फेस करने के काबिल बन पाएगा। टिल देन गुड बाय, भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।